अब चलो, अब हम लोग आ जाते हैं एटम के अंदर। तो अपने को पता है पहला थियरी किसने दिया? डाल्टन ने। लिख लो, डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। लिख लेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। बोलू? लिखो, as per Dalton's atomic theory, as per Dalton's atomic theory, as per Dalton's atomic theory, an atom is the smallest independently existing particle. As per Dalton's atomic theory, atom is the smallest independently existing particle which cannot be further subdivided, further divided, which cannot be further divided in smaller particles. In smaller particles, which cannot be further divided, is the smallest independently existing particle. Smallest independently existing particle which cannot be further divided into smaller particles. दूसरा पॉइंट लिखो, दूसरा पॉइंट लिखो, atoms of same element, atoms of same element atoms of same element are identical in all respect. Atoms of same element are identical in all respect. ब्रैकेट में लिख लो, isotopes violate this law. Isotopes violate this law. Next point, atoms of different elements are different in all aspects. Are different in all aspects. ब्रैकेट में लिख लेंगे isobars. Exactly. Isobars have same mass number. Isobars have same mass number. बात समझ आ रही है? बस यही दो तीन छोटे छोटे पॉइंट है। डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी कब दी है? 1808 में, है ना? ठीक है, इसके पहले तो कुछ आइडिया ही नहीं था हमको। हम कितने गधे रहे होंगे, आप सोचो, कुछ पता ही नहीं है। आज तक हमारे को पता नहीं है। और 18th सेंचुरी में साइंटिस्ट ऐसे सोचते थे कि उनको सब कुछ पता है। अब बस थोड़ा सा और इसको वैल्यूज को बेटर करने की जरूरत है। जो एक आध डेसिमल में पता है उसको 2-3 डेसिमल में निकाल देना, बस हो गया, सब पता है। और उनको एटम, वो एटम को ही छोटा मान रहे थे। समझ रहे हो क्या बेवकूफी है? बट स्टिल उस टाइम के लिए ये भी बहुत बड़ी बात रही होगी। तो डाल्टन ने क्या बोला? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम से छोटा कुछ नहीं है। एक एलिमेंट के सारे एटम एक जैसे होते हैं, अलग अलग एलिमेंट के सारे एटम अलग अलग होते हैं। बात समझ आ रही है?
कहाँ वायलेट हो गया? आइसोटोप। आइसोटोप एक ही एलिमेंट के एटम होते हैं लेकिन इनका मास नंबर अलग अलग होता है, सो दे आर डिफरेंट विथ रिस्पेक्ट टू मास। तो यहां डाल्टन वायलेट हो रहा है। सिमिलरली आइसोबार्स जो होते हैं ये अलग अलग एलिमेंट के एटम होते हैं लेकिन इनका मास सेम होता है। यहां भी डाल्टन वायलेट हो रहा है। डाल्टन कहता है सेम एलिमेंट के सारे एटम एक जैसे होंगे, अलग अलग एलिमेंट के सारे एटम अलग अलग होंगे, लेकिन आइसोटोप और आइसोबार इसको वायलेट करते हैं। बात समझ आ रही है? अब ये सब पता था हमारे को। अब हम लोग एक और रिसर्च कर रहे हैं उस टाइम पे पैरेलली। माइकल फैराडे ने 18th सेंचुरी में ये करके दिखाया कि कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी को वायर के थ्रू हम फ्लो कराते हैं। बात समझ आ रहा है? जैसे वायर के थ्रू हो रहा है ना, अभी अब स्विच ऑफ ऑन करते हैं, जैसे मान लो ये बंद कर दिया, मुझे बंद करना था इसलिए तो मान लो ये बंद कर दिया है ना, एक्सपेरिमेंट को बंद हो गया बंद किया है तो बंद ही होगा, है ना? तो हुआ क्या, बेसिकली जो करंट का फ्लो हो रहा था वायर के थ्रू वो हमने बंद कर दिया। कैसे बंद कर दिया? पोटेंशियल डिफरेंस खत्म कर देते तो करंट फ्लो होना बंद हो जाता है। समझते हैं ना? ये किसने बताया है? माइकल फैराडे ने। सबसे ज्यादा रिसर्च उसी ने किया इस पे। अब लोगों ने इसको अलग अलग पर्सपेक्टिव से सोचना चालू किया। उसमें एक बंदा कौन था? जे है ना, जे थॉमसन, है ना? जे थॉमसन जो है वो क्या कर रहे हैं कि भाई वायर से तो फैराडे ने बता दिया, मैं गैस के थ्रू करके बताऊंगा। गैस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी का डिस्चार्ज। इस पे कौन एक्सपेरिमेंट कर रहा है? जे थॉमसन कर रहा है। फैराडे वायर के थ्रू बता के मर गया वो, है ना? ये तो बहुत बाद में चल रहा है। साइंस सब कुछ सब कुछ एक्सीडेंटल है। यहाँ पे कोई प्लान नहीं करता है, हो जाता है। किसी को नहीं पता था कि डाल्टन गलत बोल रहा है। लोग तो डाल्टन को सही मान रहे थे ना यार। 100 साल तक, 50 साल तक, 1880s में हुआ है थॉमसन, है ना? तो 70 ईयर्स तक लोग ये मान रहे थे कि एटम के अंदर तो कुछ है ही नहीं, एटम ही छोटा है, उससे छोटा कुछ हो ही नहीं सकता है। अब थॉमसन अलग काम कर रहा है। वो क्या कर रहा है? गैस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी का डिस्चार्ज। क्योंकि होता तो है, जब ऐसा बादल बादल होता है बारिश के टाइम पे तो इलेक्ट्रिसिटी का डिस्चार्ज हो रहा है ना। अरे यार, लाइटनिंग वाइटनिंग घर से निकलते हो कि नहीं तुम? घर से नहीं निकलता, देखो इसको। तुमने आज को भी लाइटनिंग नहीं देखी सही में? क्या आदमी है यार। क्यों उठा के लाता है इसको? कुछ कर। देखो, तो तुम बाकी लोगों ने तो देखा है यार, तो यूट्यूब पे देख लेना, है ना? अच्छा दिखाता है उसने। तो भाई लाइटनिंग में तो यही हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का डिस्चार्ज ही तो हो रहा है, गैस के थ्रू हो रहा है, कोई तार थोड़ी लगा हुआ है कि अच्छा वहां से निकला और एकदम वायर से होता हुआ, ऐसा तो होता नहीं। तो थॉमसन उसी मॉडल को रेप्लिकेट कर रहा है लैब स्केल पे। गैस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी का डिस्चार्ज। उसके एक्सपेरिमेंट को कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट कहते हैं। उसने जब ऐसा किया तो उसको पता चला कि कैथोड से कुछ रेज निकल रहे हैं। और जब उसने उसको एनालाइज करना चालू किया तो ग्रेजुअली उसको पता चला कि वो रेज एक्चुअली कुछ और नहीं है, वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है जो एटम के अंदर से आ रही है। बात समझ आ रहा है? और इवेंचुअली वो चार्ज और मास ऑफ दैट नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल को अलग अलग नहीं बता पाया, लेकिन उसने चार्ज बाय मास का रेशियो बता दिया। उसने चार्ज और मास ऑफ दैट नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल वो अलग अलग नहीं बता पाया, लेकिन उसके एक्सपेरिमेंट का सबसे बड़ा आउटकम है वो चार्ज बाय मास का रेशियो जो उसने निकाला था। बात समझ आ रही है? कुछ पॉइंट्स हैं कैथोड रे ट्यूब के, आपको ऑलरेडी पता है, वो जल्दी जल्दी लिख लेंगे और फिर वो चार्ज बाय मास का रेशियो कैसे निकाला उसको देखेंगे। लिखो कैथोड, या ऊपर हेडिंग डाल दो डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। पहला, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय जे थॉमसन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय जे थॉमसन। लिखेंगे कैथोड
रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, इसी को कहीं कहीं पर डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी लिखा रहता है। कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। आपको मैंने अभी अभी बताया कि वो इलेक्ट्रॉन को ढूंढने नहीं गया था, वो गैस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी का डिस्चार्ज करा रहा था, तो उसने सेटअप उस हिसाब से बनाया है। उसने एक ग्लास ट्यूब लिया, इसमें एक पंप होता है, इसमें मेटल प्लेट्स लगाए, एकदम थिन मेटल प्लेट्स होते हैं, और यहाँ पे तगड़े वोल्टेज की बैटरी लगा दी। लाइटनिंग वाइटनिंग में थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिसिटी का डिस्चार्ज होता है कि काफी सारा? काफी सारा। उसमें 10,000 वोल्ट की बैटरी लगाई। कितने की बैटरी लगाई? 10,000 वोल्ट की। दो मेटल प्लेट ले लिए, ये जो पंप था, इस पंप के थ्रू मैक्सिमम गैस को निकाल दिया। मैक्सिमम गैस वाज टेकन आउट, most of the gas was taken out नियर टू वैक्यूम मान सकते हो आप। प्रेशर जो था रिड्यूस्ड टू ह्यूज एक्सटेंट, प्रेशर काफी कम हो गया। गैस निकल जाएगा तो अपने आप प्रेशर कम हो जाएगा, इसमें कोई खास बात तो है नहीं। और ऑब्वियसली उसने पूरे के ऊपर जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी। किसकी कोटिंग करी? जिंक सल्फाइड की, क्योंकि ये रेज दिखते थोड़ी है। जिंक सल्फाइड फ्लोरोसेंट मटेरियल। इस पे क्या होता है, जब भी इस पे कोई एनर्जी गिरेगा ना, इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी होता है, एनर्जी गिरेगा तो स्पार्क आएगा एक, तो अपने को पता चलेगा। तो जैसे उसने ये सब सेटअप वेटअप लगाया, उसको दिखाई दिया कि एनोड और कैथोड के बीच में कुछ ऐसा लाइन जैसा, लाइट जैसा दिख रहा है उसको, और वो कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा है। ये कैसे पता चला? उसका जो इंटेंसिटी था वो कैथोड की पास में ज्यादा था, एनोड की पास में कम था। इंटेंसिटी ज्यादा किधर था? कैथोड की पास में, और एनोड की पास में इंटेंसिटी कम था, जिससे वो ये समझा कि ये जो रे निकल रहा है ये कहां से कहां जा रहा है? कैथोड से एनोड जा रहा है। पूरा सेटअप उसी हिसाब से बनाया गया है जैसा लाइटनिंग वाइटनिंग के टाइम पे होता है, हाई वोल्टेज लेस प्रेशर थिन मेटल प्लेट्स टू एग्जीक्यूट। और आप जानते ही होंगे ऑलरेडी, ये जो पूरा सेटअप है यही हमारे पुराने टीवी के अंदर होता था। आज तो पतली वाली टीवी आती है ना, इतना ही थिकनेस होता है उसका, है कि नहीं है? पहले का टीवी अगर आपने देखा होगा, या कंप्यूटर स्क्रीन आपने देखा होगा, मॉनिटर जो होता था पहले के टाइम पे, ऐसे डब्बा निकला होता था पीछे की साइड में, देखा ऐसे ऐसे करके। उस डब्बे के अंदर ये होता था। उस डब्बे के अंदर क्या होता था? कैथोड रे ट्यूब होता था। आप सोचो कितना हम बेटर हो गए हैं कि उस डब्बे को हम लोग कितने पे ऑपरेट कर रहे होते थे? 150 वोल्ट पे। और जब पहली बार एक्सपेरिमेंट किया तो कितने पे ऑपरेट किया था? 10,000 पे। 10,000 पे जो काम उसने कराया था हम अब 150 पे करा लेते हैं, क्योंकि हमने बहुत कुछ बेटर कर लिया। ये डिस्टेंस उसने 1 मीटर रखा था, आज के टाइम में हम 30 सेंटीमीटर के आसपास रखते हैं डिस्टेंस को रिड्यूस करके, तो हमारा वोल्टेज रिक्वायरमेंट कम हो गया है। तो हम लोग ये कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट डेली अपनी लाइफ में देखते हैं। टीवी अब तो नहीं देखते, पहले देखते थे। टीवी के अंदर अंदर यही चल रहा होता है, और वो हम लोग 150 पे ही ऑपरेट करा रहे होते हैं। फोटो बना लिया इतना? बोलो, फोटो बना लिया इतना? जल्दी बना लो, फोटो बना लो। बोलो। नहीं नहीं यार, एक दिन उठ के नहीं बोला, बहुत काम करा होगा उसमें। काम करा होगा उसने यार, बट अगेन हमारे लिए तो डाल्टन ही इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसका काम तो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट नहीं होगा। हाँ। नहीं नहीं नहीं, पूरे ग्लास पे होता है यार वो। अब मैं पूरे कैसे बनाता? पूरे ग्लास पे लगाना पड़ता है यार, वो सिर्फ वही थोड़ी होता है वो। लिख लिया।
लिख लिया, बोलो। कम गैस होगा तो आसानी से डिस्चार्ज होगा, ज्यादा गैस होगा तो डिस्चार्ज मुश्किल होगा। लिखो, जल्दी लिख लो, पॉइंट्स लिखना है बस। बोलू, जल्दी जल्दी लिखेंगे, अपने को वो उसका चार्ज बाय मास का रेशियो भी निकाल के ही घर जाना है आज। जल्दी लिखो। तो देखो, धमकी वमकी देने से क्या होता है कि थोड़ा फास्ट हो जाता है काम। अब कब ब्रेक चला जाएगा, मैं नहीं चाहता, मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता, बट मेरे जाने से क्या ही होता है। और आपका भी रिजल्ट आने वाला है तो आप भी बहुत खुशी लग रहे हो आज। लिखो भाई, अब हो गया। लिखो लिखो लिखो। When a potential difference of, जल्दी जल्दी लिखेंगे, बहुत लिखना है। When a potential difference of, अभी तो इसमें लिखना ही पड़ेगा, जो उसने काम किया वो तो लिखना पड़ेगा यार, नोट्स में सब होना चाहिए, ऐसे स्किप नहीं कर सकते। लिखो, when a potential difference of 10,000 volt is applied across, when a potential difference of 10,000 volt is applied across the metal plate, is applied across the metal plate of discharge tube, of discharge tube under low pressure condition, under low pressure condition, a glow was observed in the tube, glow was observed in the tube, glow was observed in the tube, and the fluorescence is due to, and the fluorescence is due to ENC, and the fluorescence is due to the bombardment of particles coming out of cathode, particles coming out of cathode। ये हम सब जानते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल को एनोड कहते हैं और नेगेटिव टर्मिनल को कैथोड कहते हैं। ये हम जानते हैं कि जो छोटा डंडा है, दैट इज नेगेटिव टर्मिनल, दैट इज कैथोड, एंड दिस वन इज पॉजिटिव एंड एनोड। सो द रेज आर कमिंग आउट ऑफ कैथोड, इसीलिए इनको कैथोड रेज कहते हैं। प्रॉपर्टीज लिख लो भाई, प्रॉपर्टीज। पहला, प्रॉपर्टीज लिखेंगे पहला। क्या हुआ, लड़ क्यों रहे हो तुम लोग, अकेली लड़ रही है, लिखना नहीं है। एग्जाम का रिजल्ट आ रहा है ना आज, आज तो अच्छे से पढ़ ले, भगवान देख रहा होगा। जो दो चार नंबर इधर उधर हो सकता है आज ही, आज तो सीरियस रहो यार तुम। आज तो मैं कह रहा हूँ बात ही मत करो, एकदम चुपचाप ध्यान लगाओ, भगवान आज आप ही हो। अगर तुम भगवान में बिलीव नहीं करते, आज कर लो, है ना, आज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अयोध्या जा सकते थे, वो आते एक बार तो अच्छा रहता। कोई गया है क्या अयोध्या? तुम होके भी आ गए, तुम होके आ गए, तुम भी, अच्छा काफी लोग होके आ गए। इनको अपने रिजल्ट का एक्चुअली चिंता है, बाकी लोग चिंता ही नहीं कर रहे हो यार, भगवान क्या ही ध्यान देगा तुम पे। लिखो लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, पहला लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। पहला लिखो, cathode rays originate perpendicularly from the surface, cathode rays originate perpendicularly from the surface
of cathode and perpendicularly from the surface of cathode, and their path is independent of position of anode, and their path is independent of position of anode. दूसरा पॉइंट, कैथोड रेज, बस ये यार पूरा नहीं लिखाऊंगा, बस 2 लिख ले, उसके बाद छोड़ दूंगा, कुछ नहीं होगा, खा लेना आराम से. Cathode rays move in straight line cathode rays move in straight. Object is placed in the path of cathode rays, and when an object is placed in the path of cathode rays, when an object is placed in the path of cathode rays, a sharp shadow is casted. A sharp shadow is casted. चलो इतना रहने दो, नेक्स्ट डे करते हैं, मर जाओगे नहीं तो तुम यार. 300 ऐसी ऐसी शक्लें बना के बैठे हैं, तो मैंने क्या कर दिया है ना, मतलब कि छोटा मोटा क्राइम नहीं किया मैंने भाई, मैंने तगड़ा ही कर दिया, मतलब बाप रे बाप, डर गया मैं लास्ट में तो. क्या इधर ही रखना है, ऊपर डालना है? जब भी आएगा 2 मिनट में इधर ही रखना. सर आजा नहीं पता, हो सकता है सर ऐसा कर चलो आवाज आ रही सबको, माइक लगा बिल्कुल. चलो देखो भी आज क्या क्या करना है. सबसे पहले कैथोड रेज का पॉइंट चालू कर दिया ना, कैथोड रेज का पॉइंट खत्म करना है, चार्ज में मास से रेशियो निकालना है, मिलिकन भी कर ही लेंगे, चलो तो पाल कहाँ ऑनलाइन लेंगे तो यार, है ना, मिलिकन भी कर लेते हैं. उसके बाद क्या होता है, मिलिकन से ऑल्ट्रॉन एक्सपेरिमेंट के बाद, उसके बाद तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन थोड़ा करना पड़ेगा, थोड़ा डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन करना पड़ेगा, और फिर रदरफोर्ड करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना है यार. ठीक है, चलो लिखो भाई. कौन हो गया, चलो चलो चलो. तो मैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के अंदर कैथोड रेज का पॉइंट लिखाना चालू कर दिया था, है ना. कितने पॉइंट्स लिख लिए कैथोड रेज के लिए, चलो और पॉइंट्स लिख लो फिर आगे चलो. दूसरा पॉइंट ये था क्या, कैथोड रेज मूव इन स्ट्रेट लाइन. चलो ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखो भाई. तीसरा पॉइंट लिखो, कैथोड रेज में तीसरा पॉइंट लिखो. कैथोड रेज प्रोड्यूस, कैथोड रेज प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट. Cathode rays produce heating effect. Cathode rays produce heating effect.
when stopped by a thin metal foil. चलो बैठ इधर ही बैठ जाते दिखेगा दिख जाएगा सिर्फ इस पे लिखूंगा लिखो cathode rays produce heating effect when stopped by a thin metal foil. Moreover, when a light paddle wheel, P-A-D-D-L-E, W-H-E-E-L, is placed in the path of cathode rays, starts rotating. कहाँ से? Last sentence था when a light paddle wheel is placed in the path of cathode rays. Starts rotating. उसी पॉइंट में कंटिन्यू करेंगे. This indicates that cathode rays have kinetic energy. Which gets converted into heat. When stopped by metal. Fourth point लिखेंगे. When an electric field is applied, in the direction perpendicular to the path of cathode rays, it gets deflected towards positively charged plate. Indicating that rays are made up of negatively charged particles. Next point. When a magnetic field is applied, in the direction perpendicular to the path of movement of cathode rays,
it gets deflected in the direction. It gets deflected in the direction suggesting that they are consisting of negatively charged particles. Suggesting that deflected in the direction suggesting that the rays are consisting of negatively charged particles. Sixth point. It gets deflected in the direction suggesting that the rays are consisting of negatively charged particles. सारा पॉइंट बताऊंगा, पहले लिख लो. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. Cathode rays can ionize the gas molecule. Cathode rays can ionize the gas molecules through which they pass. Cathode rays can ionize the gas molecules through which they pass. और लास्ट पॉइंट लिख लेंगे. Charge by mass ratio. Charge by mass ratio of cathode rays. Charge by mass ratio of cathode rays were found to be fixed. Were found to be fixed and independent of the nature of the gas taken. Independent of the nature of the gas taken or the material of cathode. Or the material of cathode. This indicates that these negatively charged particles of cathode rays, are universal constituent of every matter. Are universal constituent of every matter. And were named electron. And were named electron. देखो बहुत ऐसा कुछ क्रिटिकल नहीं है. माइक नहीं लगाया और मैंने पूरा लिखवा दिया. और उसने कैसे लिखा होगा? इसमें जो बाकी दो है वो गए हुए जर्मनी. ये स्कूल का एक्सचेंज प्रोग्राम होता है ना, इसके लिए. अभी तो एक ही आ रहा है. हाँ पता नहीं है. ये शायद सुन ले रहा होगा. सुनाई तो देता होगा, क्लैरिटी नहीं रहता होगा. हाँ ऑब्वियसली टेस्ट होगा आज. बहुत ही आसान पेपर ऐसे मैंने बताया और ऐसे ही हो जाएगा. चलो 1 घंटा 15 मिनट. चलो 136 मार्क्स, 34 क्वेश्चन है, सब सिंगल करेक्ट, कोई मल्टीपल नहीं है. सिंगल करेक्ट में क्या होता है कि जब तुम तुक्का मारोगे है ना तो प्रोबेबिलिटी 0.25 होता है कि नहीं है, समझ रहे. मैं अगर रहता ना तुक्का मारने पे तो मैं सब सेम मारता. ये नहीं बेवकूफ ऐसे किसी में ए मार दिया किसी में सी, ऐसे नहीं होता. समझ रहे हो? बेवकूफ मजाक कर रहा था. ये भी सीख रहे हैं. हाँ चलो भाई
हो गया ये सब, तुम कर लेना टेस्ट, तो तुमको बता ही चुका हूँ सब कुछ। डेली एक ही चीज पूछते हो, सर कितने मार्क्स का होगा। पिछले दिन भी यही बता रहा था मैं, आज भी मैं यही बता रहा हूँ। पेपर थोड़ी चेंज हो गया है, खाली डेट चेंज हुआ है यार। चलो थियरी थोड़े बहुत होंगे यार, थोड़े बहुत सवाल तो थियरी वाले आते ही है, मेंस में तो आ ही जाते हैं। देखो ये सब हम लोग ऐसे भी मेंस के लिए पढ़ रहे हैं। ये देखो कैथोड रे पे सवाल डायरेक्टली यू डोंट एक्सपेक्ट कि एडवांस में तुमको कैथोड रे का प्रॉपर्टी पूछ लेगा, बट मेंस में यू एक्सपेक्ट कि कैथोड रे का प्रॉपर्टी भी पूछ सकता है। इतना खराब हालत है मेंस का कि वो कुछ भी पूछ सकता है, इसीलिए सब कुछ पढ़ना पड़ता है, मजबूरी है ना। पहले आप ये सब नहीं भी पढ़ते तो चलता, बट अब आपको कैथोड रे, एनोड रे, न्यूट्रॉन का डिस्कवरी, रदरफोर्ड, सब कुछ करना पड़ता है। यू कैन नॉट लीव एनीथिंग बिकॉज मेंस में कुछ भी आ जाता है। ध्यान से देखो, चलो बताओ भाई, प्रॉपर्टीज लिखा दिया है। पहला प्रॉपर्टी क्या है, कैथोड रे ओरिजिनेट परपेंडिकुलरली फ्रॉम द सरफेस एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ एनोड, है ना। इतनी बात तो आप समझ ही रहे होगे यार। दो इलेक्ट्रोड है, एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव टर्मिनल है। पहले बता दो कौन सा टर्मिनल नेगेटिव कहलाता है, कैथोड या एनोड? कैथोड। तो नेगेटिव टर्मिनल से कुछ रेज निकल रही है और वो सरफेस के परपेंडिकुलर निकल रही हैं। पहला बात तो ये है। दूसरा, दे मूव इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं और अगर रास्ते में कुछ आया तो उसका शैडो बनाती हैं। तीसरा, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं, है ना। अगर ये किसी ऑब्जेक्ट पे गिरेगा तो वहां पे आपको हीट ऑब्जर्व होगा, गर्म होता हुआ, उसका टेम्परेचर बढ़ता हुआ समझ आएगा आपको। अगर कोई पैडल व्हील रख दिया, पैडल व्हील मतलब एक लाइट, ऐसा मान लो वो मूवीज में दिखाते हैं ना, एक बच्चा मेले में गया, देखा है कि नहीं? अबे मूवी देखते हो ना, बॉलीवुड, हॉलीवुड में मेला में कहा जाएगा, है ना, उनका होता ही नहीं है मेला, है ना। तो बॉलीवुड में दिखाते हैं, मेले में गया और एक पैडल व्हील खरीदा। पैडल व्हील समझते हो? वो, अरे वो पतला सा लकड़ी के ऊपर रहता है और वो कागज का व्हील टाइप का कुछ, समथिंग लाइक दैट, वेरी लाइट पैडल व्हील यहाँ पे अगर आप लगाओगे, ठीक है, तो ये जो कैथोड रेज है इनमें एनर्जी है भाई, और ये इस पैडल व्हील को घुमा देंगी। कैथोड रेज में एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है, ये पैडल व्हील को घुमा देती है, पक्की बात है। चलो ये सब तो बहुत आसान है। काइनेटिक एनर्जी है कैथोड रे के अंदर। व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन टू द पाथ ऑफ कैथोड रेज, ओके, वैसे तो कैथोड रेज सीधी जा रही थी, बट अगर आपने यहाँ पे अलग से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया तो जो कैथोड रे आप देख रहे थे कि सीधी जा रही थी, वो किधर डिफ्लेक्ट होने लग गया? पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट होने लग गया। तो इससे आप समझ गए कि कैथोड रे में जो भी है उसका चार्ज क्या है? नेगेटिव है, क्योंकि वो पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है। बोलो भाई। सिमिलरली आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो आपको दिखा वहां भी डिफ्लेक्शन है। मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स आपको मैंने पिछले दिन ही बताया था, क्यू क्या होता है बोलो? V क्रॉस B। याद आ रहा है क्या? मान लो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, मान लो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और मैंने मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लगाया है। मैंने एक हॉर्स शू मैग्नेट, आपने देखा है बचपन में, ऐसे बनाते थे ना। मान लो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, फील्ड लाइंस जा रही है ऐसे ऐसे। बोलो यार, तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगाया है मान लो अंदर की तरफ, मेरा पार्टिकल जा रहा है ऐसे, तो मैं क्या लगाऊंगा इस पे? V क्रॉस B। मैं पहले जाऊंगा वेलोसिटी के डायरेक्शन में, फिर मैं सोचूंगा कि यार मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर, तो उसको मुझे पकड़ना है, तो उसको पकड़ने के लिए मुझे ऐसे घुमाना पड़ेगा हाथ को। V क्रॉस B किधर मिलेगा? नीचे। फोर्स किधर लगना चाहिए था? नीचे, अगर पार्टिकल पॉजिटिव होता तो। बट क्योंकि पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज है, फोर्स किधर लगेगा? ऊपर। बोलो भाई। अरे V क्रॉस B से जो डायरेक्शन आएगा ना, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, क्योंकि पार्टिकल तो नेगेटिव है। अगर पार्टिकल पॉजिटिव होता तो जैसे मान लो इधर V है, इधर B है, मैंने मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लगाया, वेलोसिटी इस तरफ है, तो V क्रॉस B करता तो अंदर लगता फोर्स, समझ आ रहा है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे चार्ज नेगेटिव है, फोर्स किधर लगेगा? बाहर लगेगा। तो जो फोर्स का डायरेक्शन अपने को मिला वो ये इंडिकेट कर रहा था कि पार्टिकल किस तरह का है, नेगेटिवली चार्ज है। कोई बुराई वाली बात नहीं है। और क्या लिखा है? यही सब लिखा है।
कैथोड रे गैस को आयनाइज कर देता है। ये पॉइंट जो है ये कैथोड रे के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एनोड रे पूरा यही है, ध्यान से समझ लेना। तो कैथोड रे क्या होता है, यहां एक गैस का मॉलिक्यूल बैठा है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, उसके अंदर भी कौन है, इलेक्ट्रॉन है। बोलो भाई, अरे बहुत सारे होंगे, मैंने दो ही बनाए सिंप्लिसिटी के लिए, है कि नहीं। ये गैस का मॉलिक्यूल बैठा है और जा कौन रहा है, कैथोड रे। कैथोड रे क्या है, इलेक्ट्रॉन है। कैथोड रे जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है हाई स्पीड पे, एकदम तगड़ी स्पीड पे। अब बताओ क्या इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगा कि नहीं होगा, होगा। और रिपल्शन की वजह से ये अपने हाई काइनेटिक एनर्जी की वजह से इस इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक आउट कर देता है। अभी समझ आ रहा है। अब एक गैस का मॉलिक्यूल बैठा है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, यहां से भी इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन हुआ, उसको भगा दिया। हाँ बोल। लेकिन अगर रिपल्शन है तो फिर उसके पास जाता भी क्यों है? अच्छा, मतलब मैं कोई पॉजिटिव चार्ज की तरफ दूसरे पॉजिटिव चार्ज को एक वेलोसिटी से भेजूंगा तो वो मना ही कर देगा। मतलब वो बोलेगा मैं तो जाऊंगा ही नहीं क्योंकि रिपल्शन हो रहा है। अबे रिपल्शन होगा तो उसका वेलोसिटी धीरे धीरे स्लो होगा, वो मना थोड़ी कर सकता है यार। अबे जब वो प्लेट से निकला होगा, उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जब वो इलेक्ट्रॉन प्लेट से निकला होगा तो उसके पास जो एनर्जी रही होगी वो उस रिपल्शन को अपोज करके आप स्लो कर सकते हो उसको। बट ऐसा थोड़ी बोल सकते कि वो जाएगा ही नहीं, तब तो कोई चीज मूव ही नहीं होता। फ्रिक्शन लग रहा है, मैं चलूंगा ही नहीं, है ना। मतलब नेचुरल सा चीज है यार, ठीक है। तो ऑब्वियसली जाएगा, बट डेफिनेटली रिपल्शन की वजह से स्लो हो जाएगा, ये अलग बात है। बट ऐसा थोड़ी हो सकता है कि जाएगा ही नहीं। इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है यार, 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड के ऊपर होती है ये। सो इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल एट वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी, एट वेरी हाई स्पीड। तो इलेक्ट्रॉन जा रहा था, सामने एक गैस का एटम पड़ गया, मॉलिक्यूल पड़ गया, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन रिपेल किया, वो इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। जैसे ही किसी में से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उस पर क्या आ जाता है, बोलो, पॉजिटिव आ जाता है। इसी को बोलते हैं गैस क्या हो गया, आयनाइज हो गया। बोलो भाई, जब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या आ गया उसके ऊपर, पॉजिटिव आ गया, इसी को क्या बोलेंगे, गैस आयनाइज हो गया। कोई बुराई वाली बात नहीं है। और लास्ट पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कैथोड से रेज निकले उसमें जो पार्टिकल था, जब मैंने उसके चार्ज बाय मास का रेशियो निकाला, जो पार्टिकल कैथोड से निकला, कैथोड रेज में जो पार्टिकल था, जब मैंने उसके चार्ज बाय मास का रेशियो निकाला तो मुझे पता पड़ा कि वो रेशियो फिक्स्ड है। फिक्स्ड है मतलब मैंने गैस चेंज किए, अंदर में मैंने कभी हीलियम डाला, कभी नियॉन डाला, कभी हाइड्रोजन डाला, ये चेंज नहीं हुआ। बात समझ आ रही है। मैंने मेटल प्लेट कभी पोटेशियम का ले लिया, कभी सोडियम का ले लिया, ये चेंज नहीं हुआ। यानी ये मेटल प्लेट पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये गैस पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो ये एक यूनिवर्सली कांस्टेंट वैल्यू है। और ये निकाला कैसे वो अभी देखेंगे। बात समझ आ रही है। तो ध्यान रखना, कैथोड रे में चार्ज बाय मास का रेशियो फिक्स होता है, एनोड रे में वेरिएबल आएगा। और ये मेन डिफरेंस होगा कैथोड रे और एनोड रे का। बोलो भाई, सही है। चलो खाली पॉइंट्स याद रख लेना है, कुछ खास नहीं है। अगला लिखो, हेडिंग डाल दो, हेडिंग डाल दो भाई। डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज बाय मास रेशियो फॉर कैथोड रेज। डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज बाय मास रेशियो फॉर कैथोड रेज लिख लेंगे। when very high potential difference is applied, when very high potential difference is applied across the metal plates, across the metal plates, across the metal plate, cathode rays are generated. Cathode rays are generated. And
it converts into a very fine stream, converts into a very fine stream when passed through a hole in anode. When passed through a hole in anode, a hole in anode, hole वाला hole, हाँ, HOLE. This fine stream strikes on zinc sulfide screen. This fine stream strikes on zinc sulfide screen. मैं यहां पे कुछ नोट डाउन भी कर दे रहा हूं. देखो सेटअप कुछ ऐसा है. देयर इज अ कैथोड, यहां पे बैटरी लगी है. देयर इज एनोड, एनोड के अंदर एक होल है जहां से कैथोड रेज तो बहुत सारे आ रहे हैं, बट कुछ कैथोड रेज इस होल से क्रॉस कर रहे हैं आगे, और हम लोग उनको एनालाइज कर रहे हैं ताकि हमारे लिए एनालिसिस इजी हो जाए. ऐसे जा रहा है कैथोड रे, और यहां पे एक बड़ा स्क्रीन लगा है जिंक सल्फाइड कोटेड. तो जब कुछ हमने स्पेशल नहीं करा है तो जो रेज भी निकल रही है उस होल से वो सारी सीधी लाइन में ट्रैवल करके मान लो पॉइंट पी पे स्ट्राइक कर रही हैं. कुछ बात समझ आ रहा है क्या बोला? अरे बोलो सही है ना? कैथोड रेज निकली, एक एनोड में होल बना दिया जहां से वो क्रॉस करके बिल्कुल सीधी निकल गई, और जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे कहां स्ट्राइक किया? पी पे स्ट्राइक किया. लिखो जिंक सल्फाइड स्क्रीन एट पी following straight line motion, following straight line motion, following straight line motion. When magnetic field is applied, when magnetic field is applied, the rays get deflected and strike at point P prime. Strike at point P prime. इधर देख लो, एक बार के लिए देख लो फिर लिखना. पहले हमने कुछ नहीं लगाया है, रेज सीधी निकल जा रही है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, पॉइंट पी पे स्ट्राइक कर रही है. चलेगा. अब हमने इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लगाया ताकि इस रे पे फोर्स लगे नीचे. बताओ कैसे लगाना पड़ेगा? अगर मैं, याद करो वेलोसिटी किस तरफ है यार? वेलोसिटी इस तरफ है. अब मुझे पता है कि अगर मैं बी ऊपर रखूंगा तो इधर फोर्स लगेगा. मुझे इधर नहीं चाहिए, मुझे किधर चाहिए? नीचे चाहिए. तो मुझे कुछ ऐसे रखना पड़ेगा. एक बार रख के देखो. ऐसे रख दो, ऐसे रख दो मैग्नेटिक फील्ड को. वेलोसिटी ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, v क्रॉस बी ऊपर लगा, लेकिन q नेगेटिव है ना, तो फोर्स तो नीचे लग गया. बात समझ आ रही है? तो हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाया, मैग्नेटिक फील्ड लगाया, ऐसे लगाया था कि फील्ड लाइन इधर हो. अरे ये ऐसे है कुछ, बात समझ आ रही है? ऐसे है ना ये. अरे वो प्लेन में थोड़ी होगा यार. अरे वो तो ऐसे होगा यार. बोलो ऐसे है वो, ऐसे. अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड किधर है? नॉर्थ से साउथ, ऐसे, और मेरा वेलोसिटी इधर है, तो v क्रॉस b ऊपर मिला, लेकिन q नेगेटिव है तो फोर्स नीचे लग गया. अगर फोर्स नीचे लगा तो ये रे डिफ्लेक्ट होके अब p प्राइम पे आने लग गई. अगर रे नीचे लगा, तेरे को डायरेक्शन से मतलब नहीं है, तेरे को वो ऐसे अरेंज करना है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को कि वो कैंसिल हो जाए. तो इवेंचुअली तुमको पार्टिकल को वापस से पी पे लेके आना है. ठीक है? कुछ बात समझ आ रही है? तुमने मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लगाया
कि वो फोर्स किधर लगाए, नीचे लगाए, और जब वो फोर्स नीचे लगाएगा तो वो पी पे जाने की बजाय कहां आ जाएगा, पी प्राइम पे आ जाएगा। बात समझ में आ रही है इतनी? आगे लिखो। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, now electric field is applied from secondary circuit. Now electric field is applied from secondary circuit such that the deflected rays again strike to the point P, on the zinc sulfide screen. टेस्ट है 2 बजे ना? नहीं, तीनों का नहीं है, इनका और एडवांस वन का, 3 ईयर का नहीं है, 1 का। हाँ 1 और इनका। क्या लिखे थे? The point P on zinc sulfide screen. लिख लिया? बोलो। देखो अब हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाया, ऐसे लगाया ताकि फोर्स किधर लगे, नीचे, पार्टिकल पी की जगह पी प्राइम पे आ गया। समझ में आ रहा है? अब मान लो मुझे इस पार्टिकल को वापस से पी पे लेके आना है, तो मुझे इसमें वापस से क्या लगाना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना पड़ेगा। अलग से एक इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे लगाना पड़ा यहाँ पे, अलग से एक इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे लगाना पड़ा यहाँ पे। अब बताओ ये इलेक्ट्रिक फील्ड देख के क्या लग रहा है, पार्टिकल किधर डेविएट होगा, ऊपर या नीचे? ऊपर, क्योंकि पार्टिकल नेगेटिव है, ऊपर पॉजिटिव प्लेट डाला है। अब ऊपर वाला फोर्स लगाया और ऐसे इसको एडजस्ट किया कि ये जो नीचे वाला फोर्स था और जो ऊपर वाला फोर्स था वो कैंसिल हो गया और पार्टिकल वापस से कहां आने लग गया? पी पे आने लग गया। बोलो समझ आ रहा है? मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया पहले, उस फील्ड का स्ट्रेंथ मुझे पता है, एक एक्सटर्नल सेकेंडरी सर्किट बनाया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया और उसको एडजस्ट करता गया और एक पॉइंट पे वापस से पार्टिकल पी पे आने लग गया। इसका मतलब ये है कि जो नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है और जो ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है वो कैंसिल हो गया, तभी तो पार्टिकल वापस से पॉइंट पी पे आ रहा है। तो इस केस में हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड will become equal to force due to electric field. We are only concerned about the magnitude. मैंने आपको उस दिन बता दिया था, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रखते हो तो फोर्स क्या आएगा? QVB आएगा। बोलो यार, तो फोर्स क्या आ गया? QVB। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स लगाता है? QE। याद आ रहा है? पिछले दिन कराया था। Q कैंसिल, V क्या है? वेलोसिटी। B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो यहां से B क्या आ गया? V क्या आ गया? E/B। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ नीचे, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऊपर, यहां से क्या मिल गया? पार्टिकल का वेलोसिटी मिल गया। बोलो कुछ याद आ रहा है? चलो हाँ बोलना। क्या बोलना? मैग्नेट नहीं डालेंगे तो ऊपर जाएगा। इतना लिख लिया, फोटो बना लो, जल्दी से मिटाएंगे, अभी आधा काम हुआ है। Because the particles are traveling in that direction. independent of the position of the atom. Yeah. हाँ हाँ, but problem is कि वो stream होगा ना, ये इतने सारों को एनालाइज करना मुश्किल होगा। सी वी वांट टू फाइन ट्यून इट टू अ स्मॉलर स्ट्रीम जिसको एनालाइज करना इजी हो जाए ना। द होल थिंग इज गोइंग, इट इज डिफ्लेक्टिंग, हम एनालाइज ही नहीं कर पा रहे अच्छे से ना। सो वी आर टारगेटिंग कि इतने बड़े में से एक छोटा सा स्ट्रीम हम टारगेट कर लें जिस पे फोकस करेंगे, नथिंग एल्स है ना, कोई मतलब नहीं। क्या नहीं समझा इसमें? मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स बराबर हो गया। क्यों बराबर हुआ?
क्योंकि नीचे जो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स लग रहा था और ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लग रहा था, वो दोनों जब कैंसिल होगा, बराबर होगा एक दूसरे के, तभी तो पार्टिकल वापस से पी पे पहुंचेगा ना। तो दोनों को इक्वल कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स कितना है, क्यू वी बी, और इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना है, क्यू ई। तो यहां से वेलोसिटी ई बाई बी आ गया। देख, ध्यान से सुनना पड़ेगा, तू नींद में रहता है हमेशा। हाँ, इसमें velocity निकालना है with respect to magnetic field and electric. या But some velocity loss related approach. हाँ हाँ हाँ, वही वही वही, वी आर यूजिंग दैट, वी आर गोइंग टू यूज दैट। वहां से इसको रिलेट कर देंगे, हो जाएगा बस काम। लिख लिया, बोलो जल्दी, फोटो वोटो बना लो यार। इतने अच्छे से बनाने की भी जरूरत नहीं है कि रफ बना ले। हो गया भाई। बोलू बोलू बोलू, समझा? बोलू बोलू, फिर नींद में है ना? सो क्या है आज, क्या करता है वैसे डेली? डेली नींद में रहता है, कुछ तो होगा ऐसा। चलो मिटाओ। चलो भाई, अब मिटा रहा हूं। अब देखो, अच्छा इसमें जरूरत तो पड़ेगी थोड़ी सी, बट आप समझ जाओगे। छोड़ा, अब देखो भाई ध्यान से। तो उसने वेलोसिटी निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब याद करो, पिछले दिन एक और बात पढ़ाया था कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को v वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में रखोगे तो काइनेटिक एनर्जी बदलेगी कितने से, qv से। बोलो यार, अगर किसी चार्ज पार्टिकल को v वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में रखोगे तो काइनेटिक एनर्जी कितने से बदलेगी, qv से। याद आ रहा है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज qv। ये भी और ये भी अलग है। अब ये वेलोसिटी है, अरे बोलो, है ना? और ये पोटेंशियल डिफरेंस है। अच्छा, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। बोलो यार। और जब इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकला तो इनिशियली तो जीरो से ही स्टार्ट किया ना, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो। फाइनल काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखोगे, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू वी। क्या मैं v स्क्वायर को 2qv बाई एम लिख दूं, चलेगा। और v क्या है, e बाई बी, तो v स्क्वायर क्या होगा, e स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज 2qv बाई एम। तो यहां से q बाई एम निकल के आ गया, क्या निकल के आया भाई, e स्क्वायर बाई 2vb स्क्वायर। यस, यहां सब कुछ पता है। E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने लगाया है। ये कौन वाला है, सेकेंडरी सर्किट वाला। याद आ रहा है? ये पोटेंशियल डिफरेंस है जो मेन सर्किट का है। ये कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस है, अरे ये तो मेन सर्किट वाला है। अरे यार, अरे कैथोड एनोड के बीच में जो तुमने लगाया है, ये पोटेंशियल डिफरेंस यहां लेना है। यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कहां से आएगा, सेकेंडरी सर्किट से आएगा। बोलो। और आपको मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी पता है, जब उसने वैल्यू डाली Q बाई एम क्या निकल के आया। याद रखने की जरूरत नहीं है, बट रख भी लोगे तो कोई बुराई वाली बात नहीं है। 1.6676 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम्ब पर केजी
चार्ज बाई मास रेशियो निकल के आता है। पूरे एक्सपेरिमेंट का एक ही मेन इंपैक्टफुल काम है, वो ये है, उसने चार्ज बाई मास का रेशियो निकाला, यहां सारी वैल्यू उसको पता थी, वो निकल के कितना आया 1.76 इंटू 10⁻11। बोलो यार, क्या उसने चार्ज और मास अलग अलग बताया? नहीं, चार्ज बाई मास का रेशियो बताया। चार्ज कौन बताएगा? मोलिकन। सही है, चार्ज कौन बताएगा? मोलिकन। अगर चार्ज आ गया तो मास अपने आप आ जाएगा। बोलो, मास अपने आप आ जाएगा। चार्ज के बारे में बात करते, पहले इतना लिखो। एक सवाल करो। सवाल बोलूं? बात समझा क्या करना है? बस एक्सपेरिमेंट तुमको दिमाग में रहना चाहिए, ताकि अगर वो कुछ हाइपोथेटिकल बनाए तो अपने को समझ आए कि करना क्या है। ठीक है, बाकी ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसा तो नहीं बोल सकता। मेंस के लिए वो प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, उनको याद रखना, मेंस में आ सकता है। एडवांस में अगर कुछ आया तो यहीं पे कुछ खेल करेगा, ऐसे तो ये वैल्यू फिक्स होती है, बट हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बनाने में क्या जा रहा है, सब कुछ का वैल्यू दे देगा, इतने फलाना ढिमकाना भी करते हैं, समझ आ जाएगा आपको। लिखो, लिख लिया इतना? समझा? पक्का ना? लिख लिया? लिख लिया? चलो क्वेश्चन लिखो। एन इलेक्ट्रॉन गन, an electron gun accelerated the electron through 320 volt. Accelerated the electron through 320 volt, which enters in a uniform magnetic field, which enters in a uniform magnetic field of strength 6 into 10 to the power minus 4 Tesla. Strength 6 into 10 to the power minus 4 Tesla, acting perpendicularly to it, 6 into 10 to the power minus 4. Acting perpendicularly to it and an electric field of strength 6.4 into 10 to the power 3 volt per meter, 6.4 into 10 to the power 3 volt per meter is also applied such that the force due to electric field cancels the force due to magnetic field. Cancels the force due to magnetic field. Calculate the charge by mass ratio. Calculate the charge by mass ratio. Calculate the charge by mass ratio. अभी तुम्हारे पास जस्ट मैंने फॉर्मूला डिराइव करके दिया है, सीधा लगा दो, बट आपको प्रोसेस समझ में आना चाहिए। बात समझ आ रही है? कैसे निकालेंगे? निहान बता रहे। निहान बता कैसे निकालेंगे? मुझे चार्ज बाय मास का रेशियो निकालना है। बता मुझे फॉर्मूला क्या निकल के आया उधर?
E स्क्वायर बाई 2B²V। बता E में किसको लेना है इन तीनों में से? E का वैल्यू कौन सा है? वेरी गुड। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आपने E में ले लिया, स्क्वायर कर लो। 2 मैग्नेटिक फील्ड में क्या लेना है? सब कुछ SI में दिया हुआ है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। -4। और ये पोटेंशियल डिफरेंस है जिससे आपने इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करा हुआ है, एंड दैट इज 320। तो यहां से जब निकालोगे तो चार्ज बाय मास भी SI में निकल के आएगा, एंड दैट विल बी कूलम पर केजी। जब सब कुछ तुम SI में रखोगे तो वैल्यू भी किस में निकल के आएगी? SI में। और SI में वैल्यू क्या हो जाएगी? कूलम पर केजी। कुछ बात समझ आ रहा है? बोलो यार, बहुत ही आसान है, बोलो। सही है, समझा? देखिए फॉर्मूला लगाना है मुझे, सिंपल। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ, ये देख वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो होता है ना, ये होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट डिस्टेंस। ये देख वोल्ट पर मीटर। टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड, ये जो वोल्टेज है ये है जिससे मैंने एक्सेलरेट करा है इलेक्ट्रॉन को। सबकी वैल्यू खाली रख दे, सब SI में रखेगा तो आंसर भी SI में आएगा। और चार्ज का SI यूनिट कूलम हो जाएगा, मास का SI यूनिट केजी हो जाएगा, तो आंसर किसमें आ जाएगा? कूलम पर केजी। टेस्ला को वेबर बाय मीटर स्क्वायर लिखते वो एक ही चीज, सेम चीज है। ये बात समझ आ रही है तुमको? चलो।